नमस्कार दोस्तों। अगर आप हिंदू हैं तो आपने अपने आसपास देखा होगा कि किसी भी उदार हिंदू ने अपनी संपत्ति गौशाला के नाम कर दी, अपना खेत शमशान के नाम कर दिया। ठीक उसी प्रकार अगर कोई मुसलमान अपनी संपत्ति दान करके समाज हित के कार्य करता है तो उसे वक्फ कहा जाता है। इसमें अंतर सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि मुस्लिम परोपकार करने के लिए अपनी संपत्ति को अल्लाह के नाम करते हैं। अगर कोई संपत्ति अल्लाह के नाम एक बार कर दी गई तो उसे सिर्फ और सिर्फ समाज हित में ही इस्तेमाल किया जा सकता है, उसे बेचा या खरीदा नहीं किया जा सकता। वक्फ किसी खास उद्देश्य के लिए किया जाता है, जैसे मदरसे के लिए, अनाथालय के लिए, गर्ल्स एजुकेशन के लिए, दरगाह के लिए, कब्रिस्तान के लिए, टॉम के लिए, अस्पतालों के लिए, गरीबों को खाना खिलाने के लिए, हज यात्रा को भेजने के लिए और फकीरों के कपड़े और खाने के लिए भी वक्फ किया जाता है। वक्फ की संपत्ति से जो इनकम होती है उससे इस उद्देश्य को पूरा किया जाता है। मानकर चलिए कि किसी जिले में एक ऐसी ही डेड बॉडीज है जिनके वो कोई देखने वाला नहीं है, कोई लेने आने वाला भी नहीं है। कोई मुसलमान चाहता है कि ऐसे लोगों का भी अंतिम संस्कार होना चाहिए, तो उसे उसे भी एक मानव हित का अधिकार मिलना चाहिए। तो वो अपनी 2 बीघा जमीन अल्लाह के नाम कर देगा। अब इस जमीन से जो इनकम आएगी उसे अननोन डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार होता रहेगा। यह वक्फ का कॉन्सेप्ट है। वक्फ के पर्पस को पूरा करने के लिए उनके डे टू डे ऑपरेशंस को हैंडल करने का जिम्मा एक आदमी को दिया जाता है, जिसे मुस्लिमों के द्वारा मुतवल्ली कहा जाता है। जो आदमी जो वक्फ बना रहा होता है, जो संपत्ति को दान कर रहा होता है, वही मुतवल्ली को अपॉइंट कर सकता है। तो उसके एक फिक्स्ड इनकम कर दी जाती है। कई बार मुतवल्ली की जगह यह काम एक कमेटी को दिया जाता है। एक राज्य में जितनी भी वक्फ की संपत्तियां होती है उन्हें देखने का काम उस राज्य के वक्फ बोर्ड का होता है। अगर वक्फ की जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया या वक्फ बोर्ड कहता है कि फलाने आदमी ने फलाने जमीन को कब्जा कर लिया है और उस पर अतिक्रमण कर लिया है, तो ऐसे में केस जाएगा वक्फ ट्रिब्यूनल के हाथ में। अब वक्फ ट्रिब्यूनल तय करेगा कि कोई जमीन वक्फ की है भी या नहीं। यहाँ 2 चीजें हैं, एक वक्फ बोर्ड और एक वक्फ ट्रिब्यूनल। और मार्केट में आज जो सारी अफवाहें चलाई जाती है वो इन्हीं 2 नामों के अराउंड फैलाई जाती है। पहला कि अगर वक्फ वालों ने बोल दिया कि यह जमीन वक्फ की है तो जमीन वक्फ की हो जाएगी। दूसरा, वक्फ बोर्ड ने अगर बोल दिया कि यह जमीन वक्फ की ही है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। और तीसरा कि वक्फ के मामलों में वक्फ बोर्ड को ही अपने केस को सुनना होता है। जो वक्फ ने बोल दिया तो वही फाइनल डिसीजन है, ना कोई अपील ना कोई दलील। लेकिन सच्चाई इनके बिल्कुल ही विपरीत है, बिल्कुल उलट। सच्चाई क्या है इसे जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा आपको। इसीलिए सबसे पहले हमें थोड़ी देर के लिए वक्फ की हिस्ट्री से गुजरना होगा। वक्फ इस्लामिक कल्चर का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इंडिया में 12वीं सेंचुरी से ही सल्तनत काल से ही वक्फ बनने लगे थे और उसके बाद मुगल काल आता है और उसमें भी वक्फ की संपत्ति को बहुत ही ज्यादा दान में दी जाती है। मुगल टाइम्स में बड़ी बड़ी संपत्तियां वक्फ में दान की गई। ब्रिटिश हिस्टोरियन डब्ल्यू हंटर ने अपनी बुक इंडियन मुसलमानों में लिखा है कि बंगाल का चौथा हिस्सा वक्फ के काम में ही था और वक्फ के काम से ही रहे थे। यह नहीं कि सुपरवाइज करने के काम से पहले काजी किया करते थे, और काजी एक तरह से मुस्लिम में एक जज होता है। जैसे इंडिया में वक्फ का सबसे पहला रेफरेंस साल 1185 में आता है। नूल मुल्क सुल्तानी की किताब हंसाए मेहरू में मेंशन है कि मोहम्मद गौरी ने मुल्तान की जमा मस्जिद को 2 विलेज डोनेट कर दिए थे। एक तरह से जब भारत के एक बड़े हिस्से पर मुस्लिम राजाओं का राज आया तो उस वक्त बहुत सी जमीनें वक्फ के काम में दान की गई थी। लेकिन मुगलों के पतन के बाद अंग्रेज आ जाते हैं और अंग्रेज राज के समय भी वक्फ का काम होता था। इसीलिए अंग्रेज चाहते थे कि वक्फ की जमीनों का उनका कंट्रोल हो जाए और नए सिरे से व्यवस्था चलाई जाए। इसीलिए 1810 में ब्रिटिशर ने डिसाइड किया कि वो नए रूल्स और रेगुलेशंस लाएंगे और काजी वाली व्यवस्थाओं को खत्म करेंगे। अंग्रेजी राज में काजी का काम अंग्रेजी सरकार के जजों में आ गया और वक्फ के नियम में कानून और उनकी इंटरप्रिटेशन का काम भी इंग्लिश जज के पास ही चला जाता है, जिन्हें वास्तव में इस्लाम के नियम और कानून के बारे में ज्यादा अधिक जानकारियां मालूम नहीं था। इस पर वक्फ जमीनों पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया था और इनकी इनकम को ईसाइयत यानी कि क्रिश्चियंस को और इंग्लिश एजुकेशन के आगे बढ़ाने में शुरू कर दिया था।
साल 1863 लेकर के जब आते हैं, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने वक्फ की संपत्तियों के लिए अपने मैनेजर्स को एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वक्फ की सारी संपत्तियों पर अपने कब्जे कर लिए, जिनका मुस्लिम समाज ने खूब विरोध किया था। 1900 आते आते वक्फ का मामला इंडिया के मुस्लिम नेताओं के लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है और वक्फ रिफॉर्म और नेशन वाइड वक्फ लॉज की डिमांड बढ़ने लगती है। इस कारण अंग्रेज ने 1913 और 1930 में मुसलमान वक्फ वॉलंटियर एक्ट 1930 पास करके वक्फ को मान्यता दे दी। मतलब अंग्रेजों के नियमों को भी मान लिया कि वक्फ लीगल है और यह एग्जिस्ट करता है और मुसलमानों को वक्फ करने का धार्मिक अधिकार है। लेकिन जब साल 1947 में पार्टीशन होता है तो वक्फ का मसला कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मुस्लिमों का एक बड़ा हिस्सा पार्टीशन के कारण पाकिस्तान चला जाता है और गांव के गांव खाली हो जाते हैं और वक्फ की जमीनों को परोपकार के लिए दान दे दी गई थी यूं ही पड़ी रह जाती है। इनमें से बहुत सी प्रॉपर्टीज को सरकार ने ले लिया और उसमें अपने ऑफिस वगैरह बना लिए और बहुत सी प्रॉपर्टीज पर आम लोगों ने, प्राइवेट लोगों ने ही कब्जा कर लिया। बहुत सी प्रॉपर्टीज ऐसे ही पड़ी रह गई क्योंकि वहां पर कोई मुसलमान बचा ही नहीं था। इस कारण से दोबारा से वक्फ की संपत्ति का अच्छा मैनेजमेंट करने की बात होने लगी। साल 1954 में नेहरू सरकार ने इंडियन वक्फ एक्ट पास किया। इसके हिसाब से हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड होगी और इसी तरह साल 1959 में पब्लिक वक्फ एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेंस एक्ट पास किया गया। इसके तहत वक्फ मैनेजमेंट कहें या फिर वक्फ बोर्ड छोड़ दी गई। वक्फ प्रॉपर्टीज की रिकवरी और पोजीशन के लिए क्लेम्स, अगर किसी ने वक्फ की जमीनों पर कब्जा कर लिया है तो वक्फ बोर्ड या वक्फ मैनेजमेंट उसे छुड़वाने के लिए क्लेम कर सकता है। यह एक्ट कुछ साल के लिए ही बना था लेकिन यह एक्ट से एक्सटेंड होता जाता है और अभी तक चल ही रहा था। इसी तरह साल 1954 में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया क्योंकि पता चला कि खुद केयरटेकर यानी कि मुतवल्ली ही वक्फ बोर्ड की नॉलेज के बिना ही प्रॉपर्टीज को बेच रहे हैं, यानी वक्फ की जमीनों को बेच रहे हैं। इसीलिए वक्फ कानून में संशोधन करके वक्फ बोर्ड को यह पावर दी गई कि वह मुतवल्ली के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं और साथ ही साथ सिया समाज से संबंधित वक्फ संपत्तियों के लिए अलग से वक्फ बोर्ड बनाने का प्रोविजन भी पास कर दिया गया। लेकिन अभी भी वक्फ प्रॉपर्टीज का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं चल रहा था। दोस्तों, इसके आगे की कहानी हम आपको इसी वक्फ बोर्ड के नेक्स्ट एपिसोड में सुनाएंगे क्योंकि एक ही एपिसोड में इसकी पूरी हिस्ट्री को समझना मेरे लिए भी मुश्किल होगी और शायद आपको समझने में भी काफी दुश्वारियां आ सकता है। इसीलिए हमारे नेक्स्ट एपिसोड का आप लोग इंतजार कीजिए। हम जल्दी नेक्स्ट एपिसोड इसके ऊपर ही